हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल इज वेल। और मैं दिव्यांश कुमार आ गया हूं आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर के, जो कि हमारा और ये लॉज ऑफ मोशन का दूसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं आज हमारे लिए इस लेक्चर में क्या क्या मैं लेके आया हूं आपके लिए। तो हमने लास्ट क्लास में जहां तक बताया था वो था कि कॉन्टैक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं और उनको अलग से डिफाइन किया था। तो आज शुरू करेंगे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स के साथ और जानेंगे कि नॉन कांटेक्ट फोर्स में आखिर क्या क्या चीज हो, किस किस प्रकार के फोर्स होते हैं, उसको कैटेगराइज करेंगे, उसको अलग से ठीक से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लिख लेते हैं टॉपिक का नाम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो हम लोग कल पिछले क्लास में बता दिए थे कितने तरह के एक्चुअली फोर्स होते हैं। तो गिनती में तो वो तीन ही थे जो मैंने आपको बताया था। वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये तीन फोर्स के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो पहला जो फोर्स है उसको पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं बढ़िया से। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो हम लोग को इसको और एलिब्रेट करके एकदम बढ़िया से पढ़ना है। तो अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए। अभी तक आप सिर्फ इतना ही जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये होता है हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे, यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। पर वो ड्यू टू जब उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के जगह पर, अलग अलग मतलब हेवनली बॉडीज को लेकर के, तो अलग अलग वैल्यूज आता है। कुछ के लिए इतना छोटा होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है, हम लोग को उसको इग्नोर करना पड़ता है। और कुछ इतना बड़ा होता है जिसका कंसिडरेशन हमारे फर्दर स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर हम लोग फॉर्मूला इसका देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये gm1m2/r², इसमें जो g का वैल्यू होता है वो आपको मैं आगे चल के इस वीडियो में पता, इस वीडियो में नहीं मतलब इस चैप्टर में आगे चल के आपको पता चलेगा। तो बेसिकली जो g का वैल्यू होता है वो अभी समझिए बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो हम लोग को किसी भी फोर्स को कंसिडरेशन में लाने के लिए, किसी भी फोर्स को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए मास m1 और m2 को बहुत ज्यादा बड़ा लेना पड़ता है। तो हम लोग जो भी जी का जो वैल्यू रहता है उसके कारण हम लोग को मास अगर बड़ा होगा तभी उस फोर्स को कंसिडरेशन में लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाता है। हम लोग जनरली जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हेवनली बॉडीज के लिए कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखेंगे, अगर मैं हूं और यहाँ रूम में जितना भी ऑब्जेक्ट है सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारा मास इतना बड़ा नहीं है कि वो जी के वैल्यू को मतलब कि कवर करके इतना बड़ा मैग्नीट्यूड दे सके हम लोग को फोर्स का कि वो हम लोग कंसीडर करें। वो बेसिकली नेग्लिजिबल होता है, इतना लगभग जीरो होता है। ठीक है ना, इसलिए उसको कंसीडर सिर्फ हेवनली बॉडीज के केस में किया जाता है। सिर्फ जब हम लोग प्लैनेट्स के ऊपर जब पढ़ते हैं या फिर वहां पे अदर स्टार्स ये सब को लेके, मीटेरॉइड्स को लेके पढ़ते हैं, तब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करते हैं। और ऐसे अगर ऐसे हम लोग रियल लाइफ में अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बात करेंगे तो एग्जिस्ट तो करता है पर इतना छोटा होता है कि उसे जीरो मान लिया जाता है। ठीक है, तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इतना ही, लेकिन याद रखिएगा ये टॉपिक आपके इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम आगे चल के और इलेबरेट करके पढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा तरह का फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझने से पहले मैं आपको मैग्नेटिक फोर्स समझा देता हूं। आगे पीछे ऐसा कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स आप मैग्नेट से ज्यादा क्या सु बोलते ये खेलते रहे, रियल लाइफ में देखे, इसीलिए वो जल्दी आप ग्रैब कर पाइएगा।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली दो मैग्नेट्स के बीच में लगता है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर आप एक मैग्नेट को ले आते हैं और यहाँ पर एक कील लगा हुआ रहता है, तो ये मैग्नेट इस कील को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो किसी बॉडी में अगर आप उसको अपने तरफ टानना है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स इन दोनों के बीच के कांटेक्ट की वजह से नहीं लग रहा है, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम लोग इस फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो अगर ये सिर्फ मेटल और मैग्नेट के बीच में नहीं होता है, ये फोर्स अगर हम लोग दो मैग्नेट को कंसीडर करके चलेंगे, दो मैग्नेट को कंसीडर करेंगे, तो ये उन दोनों के बीच में भी लगेगा। तो अब इसके बारे में हम लोग इतना ही जान रहे हैं, लेकिन एक और जरूरी बात है कि ये अभी तक हमको लगता होगा कि ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इसको बढ़िया से देखेंगे, ठीक है ना, तो आप शायद जानते हो एक मैग्नेट का दो पार्ट होता है, ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। अगर हम दूसरे मैग्नेट को ले आते हैं और दूसरा मैग्नेट भी उसी पोलैरिटी का होता है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बोलेगा कि मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम दूर जाओ, उसको पुश करेगा अपने पीछे की ओर, ठीक है ना। तो एक रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि अट्रैक्शन नहीं होगा दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को बोलेंगे ये तुम दूर फेंकेंगे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। और उसी को अगर हम लोग अपोजिट पोल्स को ले आते हैं एक साथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर ले आते हैं हम लोग, तो ये दोनों जो मैग्नेट्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ना कि रिपेल करेंगे। सिर्फ ऐसा नॉर्थ पोल के लिए नहीं होता है, अगर हम लोग दोनों साउथ पोल को भी ले आते हैं, दोनों साउथ पोल को अगर हम लोग ले आते हैं एक साथ, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहाँ ये साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, बोलेगा कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुम नहीं चाहिए, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, बोलेगा कि एक अट्रैक्टिव फोर्स नहीं बन के रिपल्सिव फोर्स बनेगा। तो इसको हम एक साथ क्या बोल सकते हैं कि लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक पोल रिपेल ईच अदर। सॉरी, मैंने अभी जो बोला उसका जस्ट अपोजिट, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये है एक्चुअल चीज जो होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम लोग कह सकते हैं लाइक पोल रिपेल ईच अदर ठीक है। तो ये बेसिकली ये पॉइंट है जो कि हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना चाहिए। अब तीसरे तरीके के फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग इतना ही जानना था मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। हम लोग बस छोटा सा आपको इंट्रो दे देना चाहते हैं कितने तरह के फोर्स होते हैं और क्या क्या होते हैं वो फोर्स, जो कि हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग अगला तरीका का जो फोर्स पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। अगर हम लोग एक दो भी बॉडी को कंसीडर करेंगे, दो बॉडी को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और प्रोटॉन्स रहते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल एटम से उसका इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाता है। तो ये बन गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और वही इलेक्ट्रॉन जो हम लोग निकाले हैं किसी और बॉडी में डाल देते हैं
तो बन जाता है पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है ना। जिस बॉडी से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और इन दोनों जो अनलाइक चार्ज है, फिर से देख लीजिए, अनलाइक चार्ज के बीच में होता है अट्रैक्टिव फोर्स। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वही अगर दोनों नेगेटिव फील्ड को, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो नेगेटिव फील्ड हो या चाहे वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो, ठीक है। तो ये जो दो अनलाइक चार्ज बॉडी है, दोनों चार्ज बॉडी है, इसलिए दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दोनों अगर अनलाइक चार्ज बॉडी है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज बॉडी है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यही है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमारे इस वीडियो में। आगे अगर क्लास 9th में होगा तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो हेडिंग पढ़ते के साथ लॉज ऑफ मोशन है, इससे पता चल रहा है कि एक लॉ तो नहीं है, ये तीन लॉ है, ठीक है ना। ऑल टुगेदर हमारे 3 लॉज हैं जो न्यूटन सर दे करके चले गए। अब उन तीनों को हम पढ़ेंगे एक बाय एक। तो पहला लॉ हम लोग के पास जो आता है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। बेसिकली इन दोनों को एक साथ तो नहीं लिखना चाहिए, पर मैंने लिख दिया है। दोनों एक ही चीज है, बस एक गैलीलियो सर ने बोला है और एक न्यूटन सर ने बोला है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग किसी एक बॉडी को देखेंगे, उसको उसमें मोशन कॉज करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, तो हम लोग पहले इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं, मैंने इस चैप्टर के पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम लोग किसी भी बॉडी में मोशन कॉज करना चाहते हैं तो उस पर हम लोग को एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह अगर हम लोग को गैलीलियो ने देखा कि अगर हम लोग किसी भी बॉडी को साइकिल कर रहे हैं, पैडल कर रहे हैं, या फिर कोई किसी भी ये बैलगाड़ी को खींचा जा रहा है, जब तक उस पर बैल फोर्स लगा रहा है तभी वो चल रहा है। साइकिल पे जब तक हम लोग पैडल कर रहे हैं तभी तक वो चल रहा है। तो गैलीलियो सर ने देखा कि ये तो वही हो रहा है ना कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे तभी वो मूव कर रहा है, और जैसे ही फोर्स हटा ले रहे हैं तो बॉडी धीरे धीरे करके रुक जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी बॉडी को मोशन में रखना है तो आपको उस पर कंटिन्यूअसली एक फोर्स देते रहना होगा। जिस मोमेंट पे आप फोर्स देना छोड़ दीजिएगा वो धीरे धीरे करके रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये पहले गैलीलियो सर ने बोल दिया, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये स्टेटमेंट जो गलत है, क्योंकि उन्होंने पहले फ्रिक्शन के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने नहीं सोचा था कि अगर हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना छोड़ दे रहे हैं तब भी उस पर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसी भी दो सरफेस के बीच में अगर कांटेक्ट रहा तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला है ये अभी आपके लिए तो सही है, लेकिन आप 11th-12th में जाइएगा तो आपको ये स्टेटमेंट सही नहीं लगेगा, आपको दूसरा स्टेटमेंट बताया जाएगा। तो अभी फिलहाल अभी जो मैं बोल रहा हूं उसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी दो बॉडी अगर मोशन कर रहा होगा और वो दूसरे सरफेस से कांटेक्ट में रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो लगना ही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से अगर हम लोग फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे तो फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉडी को रोक दे रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि गैलीलियो साहब को सर को ये हुआ कि हम लोग एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है, उन्हें महसूस हुआ कि कोई और फोर्स भी काम कर रहा है जो उस बॉडी को रोक दे रहा है। तब उन्होंने कहा, अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि एक बॉडी जब तक रेस्ट पे है तब तक वो रेस्ट पे रहेगा, और जब तक वो मोशन में है तब तक वो मोशन में रहेगा। वो बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है जो उसके अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने में मदद करता है, उसको कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, या फिर बॉडी का इनर्शिया कहा जाता है, जिसकी वजह से वो अपने जो भी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन है
उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो ये बेसिकली अलग अलग दो पॉइंट्स हैं। तो अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, एक बॉडी मोशन में तो वो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो ये गैलीलियो सर बोल के चले गए। अब आए न्यूटन। न्यूटन सर आए तो उन्होंने इसे एक लॉ के फॉर्म में बोल दिया कि एक बॉडी रेस्ट रहेगा और एक बॉडी मोशन पे रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता। ये उन्होंने एक लॉ के तौर पे बोल के चलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट will remain at rest. If a body is in motion, will remain at motion unless and until any external force is applied on it. ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पूरे चीज को समझेंगे, देखेंगे, तो इसमें दो वर्ड्स आए। इन दो वर्ड्स का नाम है, एक तो इनर्शिया, दूसरा फोर्स। अब इन दोनों चीजों को हम समझेंगे। तो पहले तो लॉ ऑफ इनर्शिया यही हो गया, लॉ ऑफ इनर्शिया इसे बोला जाता है जो गैलीलियो सर ने बोला। ठीक है, फिर न्यूटन सर ने उन दोनों को मिला करके एक लॉ दिया जिसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये इनर्शिया होता क्या है, हम लोग ये समझेंगे पहले। इनर्शिया होता क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। ये आज हमारे क्लास का एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, हमने एक वर्ड सुना, नया वर्ड सुना, ये इनर्शिया होता क्या है। अब मुझे आपको ये बताना होगा कि एक बॉडी का अपना एक प्रॉपर्टी, अपना एक टेंडेंसी, अपनी एक इच्छा होती है कि मैं जिस स्टेट पे हूं, मैं अगर मोशन के स्टेट पे हूं तो मुझे मोशन के स्टेट में ही छोड़ दिया जाए। मेरी टेंडेंसी है, मेरी इच्छा है, मेरी कोशिश है कि मैं अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखूं। अगर मैं एक रेस्ट पे हूं तो मेरी एक विल पावर है कि मुझे टेंडेंसी है मेरी एक कि मुझे रेस्ट पे ही रहना है, मोशन में नहीं जाना है। मोशन में है, जिस डायरेक्शन के मोशन में है मैं उसी डायरेक्शन के मोशन में रहूंगा जब तक मुझ पे कोई और फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो इस बॉडी के टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं ये इनर्शिया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जो समझेंगे वो है कि अब हम लोग इनर्शिया को बदलते कैसे हैं। अगर हम लोग किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं वो बदल जाता है, तो इनर्शिया वही है, जब तक उस बॉडी के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए तब तक उसका जो टेंडेंसी है कि हमको रेस्ट पे रहना है या फिर उस बॉडी को मोशन में रहना है, उसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। क्वांटिटेटिव नहीं, ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बेसिकली यही इनर्शिया होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इनर्शिया का डेफिनेशन। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, तो अब हमने अपना पहला जो क्वेश्चन आया था कि इनर्शिया क्या होता है, उसको तो हम लोग टैकल कर लिए हैं। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता है, अपना बॉडी का एक टेंडेंसी होता है, अपना हर एक बॉडी का अलग अलग टेंडेंसी होता है। हम अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को किस तरह से मेंटेन रखते हैं उसे कहते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है फोर्स क्या है। ये फोर्स क्या है, तो अगर हम लोगों को किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए चेंज करना है तो उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते तभी होता है। ठीक है ना, द थिंग विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ द बॉडी कैन बी डिफाइंड एज फोर्स। ठीक है, तो जो भी एक फोर्स क्या हुई है, पुल और पुश ऑन अ बॉडी। ठीक है, जो हम लोग के बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को चेंज कर देता है, यही होता है ना फोर्स।
ये तो एक फोर्स का इफेक्ट भी है कि वो अगर बॉडी रेस्ट पे या मोशन पे, तो उसके उस अपना इफेक्ट के कारण वो उसको अगर रेस्ट पे तो मोशन पे ला सकता है, मोशन में तो रेस्ट पे ला सकता है, मोशन में उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स का इफेक्ट भी है। तो उसी को अगर हम लोग उसके डेफिनेशन के साथ जोड़ देते हैं, पुल और पुश ऑन अ बॉडी विच चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज फोर्स। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्स के लिए बस इतना ही। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मास और इनर्शिया। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड कैसे है? अगर हम लोग मास को ले रहे हैं तो इनर्शिया उसके साथ कैसे रिलेटेड है, हम क्या बोल सकते हैं? अगर हम लोग कोई दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट जिसका मास अलग अलग है, तो हम उन दोनों की इनर्शिया के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब लॉज ऑफ मोशन ये तो उसी टॉपिक के अंदर आता है, पर हम लोग देख लेते हैं इसको, उस चीज को हटा के कि मास और इनर्शिया के बीच में अंतर क्या है। अंतर तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हर एक बॉडी जिसके पास मास है वो मैटर है, और हर एक मैटर के अंदर ये इनर्शिया का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो जहां मास है वहां तो इनर्शिया हो गया। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास इनर्शिया होगा, चाहे वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस बॉडी के पास मास होगा उसके पास इनर्शिया तो होगा ना। वही बात कर रहे हैं हम लोग कि किसी भी बॉडी के हर एक बॉडी में टेंडेंसी होता है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को बरकरार रखे। वही गैस पे देखेंगे तो वो एकदम नेग्लिजिबल होता है। उनके पास, गैस के मॉलिक्यूल के पास एकदम सबर नहीं होता कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को कंट्रोल कर सके। ठीक है, जहां थोड़ा सा भी फोर्स उस पर लग जाता है वो चेंज हो जाता है अपना डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्यों होता है? अगर हम लोग दो ऑब्जेक्ट को देखेंगे, एक के मास को भारी ले लेते हैं, एक के मास को हल्का ले लेते हैं। अगर ये मास m है छोटा सा और ये बड़ा मास m है, ठीक है, तो मान लीजिए एक बॉलिंग बॉल है, ठीक है, और एक छोटा सा क्रिकेट बॉल है। क्रिकेट बॉल या फिर बोल सकते हैं, हाँ क्रिकेट बॉल ही समझिए। ठीक है, आपको बोला गया कि ये एक बॉल है, बॉलिंग बॉल, इसको हम लोग बैट से मारना है और एक सिक्स हिट करना है। ठीक है, तो क्या आप कर सकिएगा? नहीं ना। वही अगर आपको क्रिकेट बॉल दिया जाता है, आप कोशिश कीजिएगा, शायद आपसे हो भी जाए। ठीक है ना। तो अंतर क्या था इन दोनों के बीच में? जो एक को मैंने हिट किया तो बहुत ज्यादा दूर चला गया, और दूसरा को हिट किया तो वहीं पे रह गया, ज्यादा दूर ही नहीं गया। दूर क्या, एकदम नहीं हिला। तो रीजन यही है कि इसके पास मास ज्यादा है। अगर मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो अगर इसके पास मास ज्यादा है, इसके पास इनर्शिया ज्यादा है, ये बोलेगा कि नहीं मुझे अपने स्टेट पे ही रहने दो, मुझे मत हिलाओ। ठीक है ना, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो बोलेगा कि मुझे अपना स्टेट पे ही रहना है। ठीक है, ये तो हल्का है, इसका क्या, ये तो तुरंत, ये इसका वेट लाइट है, लाइट वेट है। इसका क्या, ये तो बोलेगा कि मैं तो हल्का हूं, जिधर मारोगे उधर चला जाऊंगा। बहुत हल्का होता है ना क्रिकेट बॉल, इसके मुकाबले हल्का होता है। तो ये क्या हो गया कि मैं इसे जहां भी मारूंगा वहां चला जाएगा, इसका वेट लाइट होता है। ठीक है, इसका इसीलिए इसका इनर्शिया भी कम रहता है। ये बोलता है कि मुझ पे हल्का सा भी फोर्स, हल्का फोर्स लगा मैं चला जाऊंगा। ये बोलता है मुझे बहुत ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा, मेरा इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तब मैं जाके यहां से हिलूंगा। ठीक है, तो यही रिलेशन होता है मास और इनर्शिया के बीच में। अब हम लोग बात कर सकते हैं कि एग्जांपल्स बताएंगे जिससे आपको मोमेंट ऑफ रेस्ट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर होंगी। लेकिन आज का वीडियो ऐसे ही बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, तो वो मैं सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगा, वो पर्टिकुलरली एग्जांपल्स को ही डिस्कस करते हुए लाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में हम बस इतना ही तक अपना लेक्चर को विराम लगाते हैं। उम्मीद है कि आपके जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के साथ अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और अगले वीडियो के लिए
जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है।